हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी। ठीक है। सो 25 अप्रैल 2020 से देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं द हिंदू एडिटोरियल से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इसके पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, जो द हिंदू एडिटोरियल है, इसके अलावा जो एरर डिटेक्शन की वीडियोज़ हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्लोज टेस्ट, फिलर्स एंड और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो यानी कि आप टारगेट कंपटीशन की जब प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एग्ज़ाम से पहले आप उन्हें देख सकते हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? कंसीड। कंसीड का मतलब होता है एक्सेप्ट। कंसीड का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकार करना। यानी कि आप इसे अपने डेली लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? आई एम कंसीडिंग दिस, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। वैसे आप क्या बोलते हो एक्सेप्ट लगा के? आई एम एक्सेप्टिंग दिस। एंड इसके अलावा आप बोलते हो आई एक्सेप्ट दिस, राइट? तो एक्सेप्ट की जगह अब आप कंसीड का यूज़ कीजिएगा। आई एम कंसीडिंग दिस, आई कंसीड दिस। ठीक है। अब देखिए सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। सीड एंड एडमिट। सीड का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना, यानी कि गिव अप कर देना। ठीक है। गिव अप करना यानी कि एक तरह से अपना आत्मसमर्पण कर देना। ठीक है। अपने गिव अप कर दिया आपने, क्या पावर अपनी गिव अप कर दी। ठीक है। सो उसे कहते हैं आत्म। जैसे कोई राजा है, राजा ने क्या कर दिया? अपनी पावर को गिव अप कर दिया। ठीक है। सो उसे कहते हैं त्याग कर देना या किसी को दे देना, अपनी पावर को सौंप देना। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड त्याग कर देना। और इसका मतलब हार मानना भी होता है। गिव अप करना मतलब क्या होता है? हार मानना। ठीक है। सो और एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ओके। सो इस तरह के सेंस में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। डेनी एंड रिफ्यूज़। डेनी मतलब मना कर देना, रिफ्यूज़ मतलब भी होता है मना कर देना। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड। मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा। आई हैड टू कंसीड, मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मैंने ओवर रिएक्ट किया। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसका मीनिंग है सेंटेंस का। और यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर टू वी आर यूजिंग कंसीड। सो जब टू के बाद आप वर्ब का यूज़ करते हो तो वो फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हो। तो यहाँ पर कंसीड एज अ वर्ब यूज़ हुआ है फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। सो यहाँ पर कंसीड का यूज़ हमें सेंटेंस में एज अ वर्ब करना होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। जैसे कि मैंने छोटा सेंटेंस बना के दिया था ना, आई कंसीड दिस या फिर आई एम कंसीडिंग दिस। In this way, you can use this word in the sentence. Let's move to the next word. The next word is concurrence. Concurrence का मतलब होता है unanimity, यानी कि मेल होना। unanimity का मतलब क्या होता है? कि सभी का एक ही वोट देना। लाइक मान लो कोई कमेटी है, उस कमेटी में सभी मेंबर्स ने एक ही पर्सन को वोट दिया, या फिर उस कमेटी में सभी मेंबर्स एक बात से सहमत हैं, एक बात पर एग्री हैं। दैट इज़ कॉल्ड अनैनिमिटी, यानी कि एकता। ठीक है। यानी कि मेल होना। मेल होने का मतलब क्या है? कि सभी का एक ही मत होना, एक ही वोट होना। दैट इज़ कॉल्ड। ठीक है। सो कॉन्करेंस का मतलब क्या हुआ? अनैनिमिटी, यानी कि एक मत होना। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स देखिए क्या क्या हो जाएंगे। सिंक्रोनिटी एंड सिमिलैरिटी। सिंक्रोनिटी एंड सिमिलैरिटी। सिंक्रोनिटी का मतलब भी वही होता है, यानी कि एक ही वोट होना सभी का, यानी कि उनका अलग अलग ना होना, सेम होना। इसके अलावा सिमुल्टेनिटी का मतलब होता है कोई काम जो कि एक ही टाइम में हुआ है, यानी कि एक ही समय में होने की स्थिति। यानी किसी काम का एक ही टाइम में हुआ है। मान लो दो काम है और दोनों काम एक ही टाइम में हुए हैं, तो उसके लिए हम दूसरा वर्ड एक और यूज़ करते हैं। वो कौन सा होता है? सिमुल्टेनियसनेस, है ना। हम यूज़ करते हैं ना, सिमुल्टेनियस बोलते हैं। ठीक है। सिमुल्टेनियसनेस बोलते हैं और सिमुल्टेनिटी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि एक ही समय में दो काम हुए हों या एक ही समय में तीन काम हुए हों। ठीक है। तो कहने का मतलब यही होता है कि एक ही समय में कुछ कामों का होना, दैट इज़ कॉल्ड सिमुल्टेनिटी। अब देखिए हमने देख लिया सारी मीनिंग। कॉन्करेंस का मीनिंग मैंने आपको जैसे कि बताया कि सभी का जो है एक ही मत पर होना, यानी कि सभी का एक चित्त होना, यानी कि एक ही वोट पर अटल रहना। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्करेंस। कॉन्करेंस हो गया। और मैंने आपको अनैनिमिटी का मतलब भी बता दिया। अनैनिमिटी का मतलब होता है
किसी का एक ही मेल होना, सेम एक मत होना, सर्वसम्मति होना, यानी कोई कमेटी है जिसमें कोई बात रखी गई है तो उसमें सभी की सहमति है, ठीक है। एग्रीमेंट है बाय ऑल पीपल इन्वॉल्व, एग्रीमेंट बाय ऑल पीपल इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंस एंड अनैनिमिटी। बाकी मैंने सिंक्रोनिटी एंड सिमल्टेनिटी का मतलब आपको बताया। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। डिसएग्रीमेंट एंड डेनियल। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है कि एग्रीमेंट ना होना, यानी कि लोगों के बीच में एक ही बात पर एग्रीमेंट ना होना, डिसएग्रीमेंट हो जाना, लाइक कोई और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसके सेंस में, ठीक है। अब देखिए डेनियल का मतलब क्या होता है। डेनियल का मतलब होता है सीधा सीधा मना कर देना। डेनियल का मतलब क्या होता है, एक तरह से त्याग कर देना, ठीक है, इनकार कर देना, त्याग कर देना। और द एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग समथिंग टू बी अनट्रू, यानी कि एक ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी चीज़ को अनट्रू बता रहे हो, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को अनट्रू बताते हो तो उसे कहते हैं डेनियल करना, या फिर डेनियल का मतलब दूसरा ये होता है त्याग करना, एंड मतलब मना कर देना और अस्वीकार कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेनियल। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। शिवा इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग इवेजन फ्रॉम एवरी सिचुएशन। क्या लिखा है, शिव्या जो है इज इन द हैबिट ऑफ मेकिंग इवेजन फ्रॉम एवरी सिचुएशन। शिव्या कौन सी हैबिट में है, हर सिचुएशन में क्या करती है, इवेजन जो है करती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम इवेजन का यूज़ जो है कर रहे हैं। इवेजन का यूज़, इवेजन जो वर्ड है वो इसका अपोजिट है एक तरह से, क्योंकि इवेजन का मतलब क्या होता है कि टाल मटोल करना, यानी कि किसी चीज़ से बचने की कोशिश करना, ठीक है, बहाने बनाना, दैट इज़ कॉल्ड इवेजन। एंड लेकिन हम कॉन्करेंस का भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बना के। जैसे कि हमने कोई सेंटेंस बनाएंगे अगर कि द कमेटी वॉज अनैनिमस ऑन दैट डिसीजन, द कमेटी वॉज कॉन्करेंस ऑन दैट डिसीजन। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस। नाउ हमें जो है इसका नाउन की तरह ही हमेशा यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला द कमेटी वॉज अनैनिमस ऑन द डिसीजन, अनैनिमस क्या हुआ, वॉज के बाद यूज़ हुआ है, एंड द कमेटी क्या थी, अनैनिमस थी, है ना। इस तरह से हम द कमेटी वॉज कॉन्करेंस ऑन द डिसीजन, तो इस तरह से एज ए नाउन हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट का मतलब है कार्पिंग। कार्पिंग का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट, यानी कि अवगुण ढूंढने वाला, यानी कि ऐसा इंसान जो कि दूसरों में बुराइयां ढूंढता हो, अवगुण ढूंढता हो, उसे कहते हैं कार्पिंग, ठीक है। कैसा इंसान, ऐसा इंसान जो कि दूसरों में बुराइयां ढूंढता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम फाइंड फॉल्ट, यानी कि कार्पिंग। यानी कि ऐसा पर्सन जो कि नुक्ताचीन हो, अवगुण ढूंढने वाला हो, यानी कि नैगिंग पर्सन हो, उस वो नैगिंग पर्सन, ठीक है। कार्पिंग तो बोलते हैं, इसके अलावा नैगिंग भी बोलते हैं, मेटिकुलस बोलते हैं, स्नैपिश बोलते हैं, ठीक है, और कैप्शियस भी बोल सकते हैं। तो ऐसा पर्सन जो कि दूसरों में बुराइयां ढूंढता हो एंड कंप्लेन करता हो, फाइंड फॉल्ट, और बार बार फाइंड करता हो फॉल्ट को, टाइपिकली अबाउट ट्रिवियल मैटर्स, मतलब कोई मैटर है तो उसमें, ठीक है, एंड बस इस तरीके से उसको क्या बोलते हैं हम, कार्पिंग जो है बोलते हैं। यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि वो हमेशा आपके काम में कोई ना कोई कमी निकाल दे, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड कार्पिंग, ठीक है। सो ये क्या कार्पिंग जो है एज एन एडजेक्टिव हमें यूज़ करना होता है, फाइंड फॉल्ट वाला हो गया। अब देखिए सिनोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। कंप्लेनिंग एंड बिलेचिंग। कंप्लेनिंग इसका क्यों है सिनोनिम, देखिए क्योंकि जो पर्सन आपके काम में अगर कोई गलतियां ढूंढ रहा है तो वो पर्सन जो है कंप्लेन करेगा, राइट। सो इसलिए इसका मीनिंग जो है कंप्लेनिंग है, ठीक है। इसलिए इसका सिनोनिम क्या है, कंप्लेनिंग है। कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करना, ठीक है। तो किसी पर्सन को अगर आपके काम से डिससेटिस्फेक्शन है, और अगर वो पर्सन एनोयंस जो है शो कर रहा है, ठीक है, अबाउट कोई वर्क और इवेंट और अफेयर्स, देन दैट पर्सन विल कंप्लेन अबाउट यू, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए बिलैचिंग का मतलब भी क्या होता है। बिलैचिंग का मतलब होता है लाइक कोई पर्सन जो कि दूसरों के अंदर बुराइयां ढूंढता हो, उसे कहते हैं हम बिलैचिंग, ठीक है। सो बैलीचिंग, बैलीचिंग बोलते हैं यहाँ पे, बैली एंड बैली एक्टिंग जो है इस तरह से यूज़ किया गया है यहाँ पे। सो बैलीइंग का मतलब भी यही होता है, एक तरह से किसी में क्या करना, बुराइयां ढूंढना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड फॉरगिविंग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या गाइस क्या होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, किसी का एक तरह से साहस बढ़ाना कॉम्प्लीमेंट करके, ठीक है, यानी कि किसी की जोश में जो है वृद्धि करना किसी का, ठीक है, इजाफा करना। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यही होता है कि आप किसी को क्या कर रहे हो, जोश दे रहे हो, यानी कि आप किसी को उसी की जो एक तरह से उत्साह है उसको बढ़ा रहे हो, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये। एंड इसके अलावा
कॉम्प्लीमेंट्री का इसके अलावा एक और मीनिंग होता है, वो ये होता है कि अगर आप किसी के कॉम्प्लीमेंट हो, यानी कि किसी के पूरक होना, किसी के लाइक मान लो कोई हाफ चीज़ है, जैसे आपने कोई हाफ चीज़ ली, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ जो है ब्रेक कर दी और कांच का जो आइटम है वो ब्रेक कर दिया। अब जब तक आप उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको जोड़ नहीं दोगे तब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो एक दूसरे को पूरा करे, राइट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहते हैं, जो एक दूसरे का पूरा करे, यानी कि कंबाइनिंग इन सच अ वे एज टू एनहांस और एम्फेसाइज द क्वालिटीज़ ऑफ ईच अदर और अनदर। जैसे कि मान लो आप कोई डिश बना रहे हो और उस डिश में आपने कुछ ऐसी चीज़ें मिक्स की हैं और मिक्स करने के बाद वो जो चीज़ बनी है उसकी क्वालिटी जो है बढ़ गई है। तो यानी कि कंबाइन करना कुछ चीज़ों को इस तरह से कि उनकी जो क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाए, ठीक है, और दोनों की ही क्वालिटी एक तरह से इन्हेंस हो जाए, तो उसे कहते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉरगिविंग का मतलब होता है गाइस, फॉरगिविंग का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगिव कर देना यानी कि माफ़ कर देना एक तरह से, ठीक है। फॉरगिविंग का मतलब जैसे आपने कोई गलती की और जिसको आपने हर्ट किया उसने आपको फॉरगिव कर दिया, यानी कि उसने आपको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, ठीक है, आपने उसको जो है फॉरगिव कर दिया यानी कि माफ़ कर दिया, यानी कि एंग्री फील करना स्टॉप कर दिया, स्टॉप फीलिंग एंग्री और रिसेंटफुल टुवर्ड समवन फॉर एन ऑफेंस, फ्लॉ और मिस्टेक, ठीक है, यानी कि स्टॉप फीलिंग एंग्री और रिसेंटफुल टुवर्ड फॉर एन ऑफेंस, फ्लॉ और मिस्टेक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। दे डिजर्व रिकॉग्निशन नॉट कार्पिंग क्रिटिसिज्म, यानी कि वो क्या डिजर्व करते हैं, रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं, ना कि कार्पिंग क्रिटिसिज्म, ठीक है। यानी कि कुछ हैं लोग जो कि क्या डिजर्व करते हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं रिकॉग्निशन को। रिकॉग्निशन यानी कि एक तरह का जो मान्यता है, ठीक है, वो चीज़, यानी कि एक तरह का रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट वो लोग क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो है रेस्पेक्टफुलनेस के सेंस में इसका मीनिंग जो है रिकॉग्निशन वो लोग डिजर्व करते हैं, ना कि कार्पिंग क्रिटिसिज्म। कार्पिंग का मतलब क्या हुआ, कार्पिंग का मतलब हुआ कि फाइंड फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट ढूंढने वाला जो क्रिटिसिज्म है वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग डिजर्व करते हैं रिकॉग्निशन यानी कि रिस्पेक्ट, ठीक है। सो होप दिस इज क्लियर। सो रिकॉग्निशन का मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग और बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन पर्टिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑर्डेन, और हाँ कार्पिंग यहाँ पे हमने एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। अगर आप देख सको कि क्रिटिसिज्म क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव की तरह कार्पिंग का यूज़ करना होता है, तो यहाँ पे हमने ऐसे किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है, इम्पोज करना, ठीक है। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है, इम्पोज करना, यानी कि ऑर्डर देना, प्रोक्लेम करना, ठीक है। तो इम्पोज करने का मतलब देखिए हम बता देते हैं आपको क्या होता है कि जैसे आप किसी पर इम्पोज कर रहे हो कोई चीज़, यानी कि आप थोप रहे हो किसी पर कोई चीज़, लागू कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं इम्पोज करना। इम्पोज का मतलब क्या करने का मतलब क्या होता है कि ये टेक एडवांटेज ऑफ समवन बाय डिमांडिंग देयर अटेंशन और कमिटमेंट, यानी कि किसी का फ़ायदा उठाना, किस तरह से फ़ायदा, बाय डिमांडिंग देयर अटेंशन, आप फ़ायदा किससे उठा रहे हो कि आप उसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी अटेंशन जो है को डिमांड करे, यानी कि आपकी तरफ जो है अटेंशन रहे उसका, ठीक है, एंड आपकी तरफ उसका कमिटमेंट रहे, यानी कि आप उस पर जो भी जिम्मेदारी डालो वो उसे करे, थोप दो आप उस पर काम, जो है उसको बोलते हैं क्या, इम्पोज करना, ठीक है। सो इम्पोज करना एक तरह से जो है नेगेटिव भी है, एक तरह से पॉजिटिव भी है, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डेन का मतलब देखिए क्या होता है, ऑर्डेन का मतलब होता है आपका हुक्म देना, ठीक है। जब हुक्म देते हैं ना किसी को तो उसे कहते हैं ऑर्डेन। इसके अलावा ऑर्डर तो होता ही है आपका हुक्म देने के लिए, एंड इसे ऑर्डर होता है और इसीलिए हमने इसका सिनोनिम के तौर पर ऑर्डर भी लिया है। सो ऑर्डेन का मतलब होता है हुक्म देना, यानी कि किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डेन, यानी कि मेक समवन अ प्रीस्ट और मिनिस्टर कन्फर होली ऑर्डर्स ऑन, किसी को प्रीस्ट बनाना, किसी को मिनिस्टर बनाना, और फिर मतलब उसको आज्ञा देना, आदेश देना, ठीक है, ऑर्डर देना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ऑर्डेन। सो होप दिस इज क्लियर। एंड इम्पोज का मतलब, इम्पोज करने का मतलब होता है थोप देना, ऑर्डेन का मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है, एंड ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर देना, एंड प्रोक्लेम का मतलब भी यही होता है, एक तरह से आपको प्रोक्लेम करना किसी को, यानी कि एक तरह से उसको ऑर्डर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम। सो होप दिस इज क्लियर। प्रोक्लेम का मतलब होता है एक तरह से एक तरह से उद्घोषणा करना किसी चीज़ की, यानी कि अनाउंस करना किसी चीज़ को ऑफिशियली और पब्लिकली। अगर आप किसी चीज़ को ऑफिशियली और पब्लिकली अनाउंस कर रहे हो तो उसे कहते हैं प्रोक्लेम करना, यानी कि ढिंडोरा पीटना। ढिंडोरा पीटना वाला वर्ड आपने सुना होगा हिंदी में। इसके अलावा
प्रकट करना यानी कि लोगों के सामने कोई चीज़ को रखना, ठीक है, यानी कि अनाउंस करना। अनाउंस कैसे करना, ऑफिशियली भी और पब्लिकली भी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्लेम, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, अनवरीड एंड अनरफल्ड। अनवरीड का मतलब तो आप सिंपल से समझ गए होंगे, जो पर्सन वरीड नहीं है उसको बोलते हैं अनवरीड, राइट। सो अनवरीड का मतलब हो गया जो पर्सन वरीड नहीं है उसे बोलते हैं अनवरीड। अनरफल्ड का मतलब देखिए क्या होता है, अनरफल्ड का मतलब होता है नॉट डिसऑर्डर्ड और डिसअरेंज्ड, यानी कि कोई चीज़ जो कि शांत हो, क्वाइट हो, पीसफुल हो, यानी कि उसको रफल ना किया गया हो, उसको ख़राब ना किया गया हो, उससे छिड़कानी ना की गई हो। जैसे मान लो पानी है, पानी किसी बर्तन में भरा हुआ है और वो शांत है पानी, और पानी को हिलाया ना गया हो, पानी को जो है मूव ना किया गया हो, उसमें लाइक थोड़ा सा भी मूवमेंट ना की गई हो हाथ के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। सो दैट इज़ कॉल्ड अनरफल्ड, यानी कि बिना डिस्टर्ब किया हुआ कोई चीज़, तो उसे कहते हैं शांत, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। इसके अलावा स्मूथ कह सकते हैं, लाइक चिकना, एंड नॉट डिसऑर्डर्ड और डिसअरेंज। तो कहने का मतलब कोई चीज़ जिसको डिसऑर्डर ना किया गया हो, डिसअरेंज ना किया हो, उसे कहते हैं अनरफल्ड, ठीक है। सो समझ में आया आपको। ऑर्डेन का मतलब क्या होता है, एक तरह से हुक्म देना। इम्पोज का मतलब होता है थोप देना। ऑर्डर का मतलब वही आज्ञा देना। प्रोक्लेम का मतलब होता है कि ऑफिशियली अनाउंस करना या पब्लिकली अनाउंस करना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। विक्रम नोज द मिनिस्ट्री विल नेवर ऑर्डेन हिम एज अ प्रीस्ट। विक्रम को पता है कि जो मिनिस्ट्री है वो कभी भी उसको ऑर्डेन नहीं करेगी प्रीस्ट की तरह। ऑर्डेन का मतलब मैंने आपको बताया कि ऑर्डेन नहीं करेगी, यानी कि एक तरह से वो नहीं करेगी, उसको प्रीस्ट की तरह ऑर्डेन नहीं करेगी, यानी कि उसको प्रीस्ट जो है नहीं बनाएगी, और उसे प्रीस्ट बनने का जो आदेश है, जो आज्ञा है, वो उसको नहीं देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ऑर्डेन का यूज़ हमने किसके बाद किया है, विल के बाद। देखिए ऑर्डेन का यूज़ एज अ मेन वर्ब हमने यूज़ किया है, विल नेवर ऑर्डेन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करने का सेंस आ रहा है ऑर्डेन से। एंड जब भी किसी वर्ड के मीनिंग में कुछ ना कुछ करने का सेंस आता है तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमेशा वर्ब होती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करने का, तो आप इसी तरीके से फाइंड आउट किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसका मतलब है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, यानी कि पतन होना किसी चीज़ का। डिबैकल का मतलब होता है एक तरह से पतन होना, ठीक है, पतन होना किसी भी बिल्डिंग का या फिर किसी भी लाइक एरा का, उसको बोलते हैं क्या, डिबैकल, यानी कि पतन होना, यानी कि पराजय होना, ठीक है, पराजित हो जाना। एंड अ सडन एंड इग्नोनिमस फेलर, अ फियास्को, ठीक है, यानी कि एक तरह से फेलर हो जाना, ठीक है, सडन फेलर हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड डिबैकल, यानी कि पतन हो जाना। जैसे कि कोई राजवंश मान लो चल रहा था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसका पतन हो गया, या फिर किसी किसी का अचानक भी हो जाता है, तो अचानक होने वाले को बोलते हैं क्या, डिबैकल। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, इसके क्या क्या होते हैं। देखिए बीटिंग एंड डिजास्टर क्या होते हैं इसके सिनोनिम। और हाँ, डिबैकल का जो मीनिंग है वो डाउनफॉल से आप समझ सकते हैं, डाउनफॉल होना यानी कि एक तरह से गिरना, ठीक है, यानी कि पतन हो जाना। और बीटिंग मतलब क्या होता है, एक तरह से बीटिंग मतलब तो यही होता है मारना, लेकिन इसके जो है पराजय के सेंस में भी हम इसका सेंस जो है ले सकते हैं, यानी कि पतन होना, ठीक है। सो बीटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह से मारना वगैरह, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा बीटिंग का मतलब ये भी होता है कि अ डिफीट इन अ कॉम्पिटेटिव सिचुएशन, यानी कि कोई सिचुएशन है जैसे कि गेम्स वगैरह हैं तो उसमें आप बीट कर दिए गए। बीट करने का मतलब वाकई में बीट नहीं कर दिए गए। बीट करने का मतलब एक तो पिटाई होता ही होता है, ठीक है, लेकिन दूसरा बीट करने का मतलब एक और होता है, वो ये कि जब आप कोई गेम खेल रहे हो, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तो उसमें आपको आपके प्लेयर ने बीट कर दिया। बीट करने का मतलब वो जीत गया, आप हार गए, उसे कहते हैं बीट करना। दूसरा मीनिंग बीट करने का ये होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। बीट करने का मतलब एक तो फिजिकली बीट करना, मारना। दूसरा बीट करने का मतलब होता है कि गेम में हार जाना। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। और डिजास्टर का मतलब तो होता ही है, डिजास्टर मतलब कि आपदा, ठीक है, कोई आपदा। एंड ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय, विक्ट्री का मतलब भी होता है विजय। और अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करते हैं। द पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस रिजल्टेड इन द डिबैकल ऑफ द टीम, यानी कि जो पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से क्या हो गया, उससे टीम का क्या हो गया, डिबैकल हो गया, यानी कि पराजय हो गई, यानी कि टीम का पतन हो गया, यानी कि डाउनफॉल हो गया, ठीक है। And as you can see, after the we have used debacle here, and if we use any word after article, then that word will be used as noun, ठीक है। जब भी किसी आर्टिकल के बाद में हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ नाउन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम डिबैकल का यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं,
एज अ नाउन कर रहे हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब क्या होता है, हंगामा यानी कि बिंज, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा हंगामा होना। हंगामा कहाँ कहाँ होता है, हंगामा भीड़ भाड़ में होता है, इसके अलावा हंगामा जो है डीजे वगैरह पे इन जगह पर भी हो जाता है। तो रैम्पेज का मतलब होता है एक तरह से हंगामा होना। हंगामा आपका दो तरीके से हो सकता है वैसे होना, लेकिन हंगामा जो ये वाला रैम्पेज है उसका मतलब क्या है, क्रोध में इधर उधर दौड़ना, यानी कि एक तरह सा कर्फ्यू टाइप हो जाना, यानी कि कर्फ्यू में जैसे हंगामा होता है ना, उसको बोलना। ठीक है, तो यानी कि हिंसात्मक जो व्यवहार होता है, यानी कि रश अराउंड इन अ वायलेंट। तो वायलेंट वे में जो रश होता है उसको बोलते हैं, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड रैम्पेज। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसको आप ये भी बोल सकते हो कि एक इस तरह का टाइम जो वायलेंट हो एंड जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। ठीक है, एंड क्यों कंट्रोल करना मुश्किल हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आके हंगामा कर रहे होते हैं, दैट्स वाई उसे कहते हैं रैम्पेज, यानी कि हिंसा होना। ठीक है, कर्फ्यू होना। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस एंड वॉयलेंस। एंड जो बिंज है, बिंज का मतलब भी वही होता है जैसे कि हंगामा होना, हिंसात्मक वाला। ठीक है, यानी कि एक तरह से हर जगह क्या हो जाना, खून खराबा हो जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं हिंसा। एंड बिंज का मतलब भी यही होता है, बिंज का मतलब होता है एक तरह से इंडल्ज इन एन एक्टिविटी स्पेशली ईटिंग टू एक्सेस। ठीक है, यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाना, जैसे स्पेशली जो ईटिंग की जो होती है एक्टिविटी टू एक्सेस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ईट कर लेना। या फिर जो शराब वराब पीते हैं उसको भी बोलते हैं बिंज, यानी कि मदिरा पान। ठीक है, जो मदिरा पीते हैं यानी कि जो शराब पीते हैं उसको भी बोलते हैं बिंज। एंड अ शॉर्ट पीरियड डिवोटेड टू इंडल्जिंग इन एन एक्टिविटी टू एक्सेस, यानी कि एक ऐसा छोटा सा टाइम जिसमें आप एक ही एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज हो गए हो। अब वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा ईट कर रहे हो कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ईट करना या अल्कोहल ड्रिंक करना, सो दैट इज़ कॉल्ड बिंज। बिंज का मतलब होता है कि एक तरह से एक ही काम में इंडल्ज हो जाना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, डिस्टर्बेंस यानी कि डिस्टर्बेंस होना सीधे सीधा। ठीक है, एंड वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा। इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, काम एंड पीस हो जाएंगे। काम मतलब शांति, पीस मतलब शांति। ठीक है, एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए क्या क्या होते हैं। श्री रेवेज्ड ऑल आवर वीकेंड प्लान्स। श्री ने क्या कर दिया, रेवेज कर दिया हमारे सभी वीकेंड के जो प्लान्स थे, यानी कि उनको वीकेंड के प्लान्स के सभी को क्या कर दिया, रेवेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेज का यूज़ किया गया है। आप रैम्पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो रैम्पेज का यूज़ आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रेवेज का मीनिंग। रेवेज का मतलब क्या होता है, एक तरह से नाश कर देना, तहस नहस कर देना। ठीक है, रेवेज का मतलब क्या होता है, नाश कर देना या तहस नहस कर देना। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि जो श्री है उसने हमारे वीकेंड के जो प्लान्स थे उनको तहस नहस कर दिया, यानी कि उनको उनको ख़त्म कर दिया, उनको डैमेज कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये प्लान को फेल कर दिया। ठीक है, उसके सेंस में यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर एज अ वर्ब जो है इसका रेवेज का यूज़ किया गया है। लेकिन हमें अगर रैम्पेज का यूज़ किसी सेंटेंस में करना है तो हम किस तरीके से करेंगे कि देयर वॉज अ रैम्पेज ऑन द रोड। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, देयर वॉज अ रैम्पेज ऑन द रोड, यानी कि वहाँ पर जो रोड है वहाँ पर क्या हो रहा था, रैम्पेज हो रहा था, यानी कि हंगामा हो रहा था। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि रैम्पेज हैज़ बीन स्टार्टेड। रैम्पेज हैज़ बीन स्टार्टेड, यानी कि जो हंगामा है, जो हिंसा है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा हम किसी भी तरीके से इस वर्ड का एज अ नाउन सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने बोला रैम्पेज हैज़ बीन स्टार्टेड, तो रैम्पेज यहाँ पे सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। अगर मैं बोलूँ देयर वॉज अ रैम्पेज ऑन द रोड, सो आर्टिकल ए के बाद मैंने रैम्पेज का यूज़ किया, रैम्पेज, तो रैम्पेज क्या हो गया, नाउन हो गया। सो इस तरीके से आप एज अ नाउन किसी भी सेंटेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। खुद से बना के यूज़ कीजिए, उसे आपको याद करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिरेंज्ड। डिरेंज्ड का मतलब होता है मैड, यानी कि विक्षिप्त, यानी कि क्रेजी होना, इंसैन होना। ठीक है, क्रेजी जानते हो, तो क्रेजी का मतलब जो होता है वही आपका डिरेंज्ड का मतलब होता है, यानी कि डिरेंज्ड हो जाना, यानी कि क्रेजी हो जाना। ठीक है, डिरेंज्ड का मतलब क्या होता है, विक्षिप्त हो जाना, यानी कि एक तरह से आप अनकंट्रोलेबल हो, यानी कि आप मैनेज्ड नहीं हो, अनमैनेज्ड हो। तो अनमैनेज होना, दैट इज कॉल्ड डिरेंज्ड। कोई पर्सन अगर मैड है तो वो कैसा होगा, अनमैनेज्ड होगा, वो मैनेज नहीं कर पाएगा खुद को। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिरेंज्ड, यानी कि एक तरह का उलझा हुआ पर्सन, और अनमैनेजेबल पर्सन, अस्त व्यस्त पर्सन, डिसऑर्डरली वे में, डीरेंज्ड बोलते हैं जिसको, एंड डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, किसी का होना, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डीरेंज्ड, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड।
एंड मैड भी बोलते हैं उसे, क्रेजी बोलते हैं, इंसेन भी बोलते हैं, ठीक है। सो इंसेन का मतलब भी क्या होता है, इंसेन का मतलब भी होता है आपका मैड होना, ठीक है, यानी कि पागल होना, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, काम एंड नॉर्मल। काम होना यानी कि शांत होना, नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मल होना, एबनॉर्मल ना होना। नॉर्मल जो पर्सन होगा वो मैनेजेबल होगा, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, अ डिरेज्ड मैन किल्ड 14 पीपल इन द सिटी। एक डिरेज्ड मैन ने 14 लोगों को सिटी में किल कर दिया। डिरेज्ड मैन यानी कि कैसा मैन, मैड मैन, मैड पर्सन, अनकंट्रोलेबल पर्सन, अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन, उसने 14 लोगों को सिटी में किल कर दिया। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस सेंटेंस, दिस वर्ड इन द सेंटेंस, एंड एज यू कैन सी बिफोर मैन वी आर यूजिंग deranged एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। So I hope this is clear. So as an adjective like this, you can also use this word in any sentence. Make sentence yourself. This will be an easy way to learn vocab. Let's move to the next word. Next word है against. The meaning of against is horrified, यानी कि स्वादहीन होना किसी चीज़ का, यानी कि उसमें टेस्ट ना होना, that is called against. क्या बोलते हैं उसको, against बोलते हैं, ठीक है। सो अगेंस्ट का मतलब एक और होता है, वो ये कि हक्का बक्का रह जाना, मतलब कि चौंक जाना बहुत ही ज़्यादा हॉरर से एंड शॉक से। आप डर से भी चौंक सकते हो, हक्के बक्के रह सकते हो, शॉक हो सकते हो, ठीक है। तो डर जाना एंड हॉरिफाइड जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि डर जाना, ठीक है, शॉक हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड अगेंस्ट। क्या बोलते हैं, अगेंस्ट। देखा जाए तो ये जो वर्ड है ना अगेंस्ट, इसको आप एक वर्ड की हेल्प से याद कर सकते हो, और वो वर्ड कौन सा है, घोस्ट। जो घोस्ट होता है, घोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत, और भूत कैसा होता है, डरावना, और यहाँ पे भी डरावने वाला ही सेंस आता है ना। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, डर जाना, यानी कि हक्का बक्का रह जाना, डरा हुआ कोई पर्सन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट। तो घोस्ट से ही एक तरह से अगेंस्ट बना है, इसको आप घोस्ट के हेल्प से लर्न कर सकते हैं। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, अनएक्सियस एंड अपेल्ड। अनएक्सियस का तो मतलब सीधा सीधा होता है चिंता करना, यानी कि चिंतित रहना, दैट इज कॉल्ड अनएक्सियस, ठीक है। तो ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, मैंने कई बार कराया भी है। अपेल्ड का मतलब होता है डराना, डरा देना, व्याकुल करना, भयभीत होना, यानी कि एक तरह से हॉरिफाई हो जाना, टेरिफाई हो जाना, शेक हो जाना, ठीक है। इसके अलावा धमकी देना भी होता है इसका मीनिंग। धमकी देने को हम एक और वर्ड में क्या बोलते हैं, रेप्रीमैंड बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रांडिश बोलते हैं, इसके अलावा डोंट बोलते हैं, ठीक है। सो डराना के सेंस में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, अपेल्ड का। अपेल्ड करना यानी किसी को डराना, अपेल्ड करना यानी कि किसी को डराना, ठीक है। अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं, डिलीशियस एंड पंजेंट। डिलीशियस एंड पंजेंट इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। डिलीशियस का मतलब तो वही होता है कि बहुत ही टेस्टी होना किसी चीज़ का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिलीशियस। पंजेंट का मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो कि दिलचस्प हो, एक तरह से तीखी हो, हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल। किसी चीज़ का एक शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट होना, स्मेल होना, यानी कि थोड़ा सा उसका तीखा होना। लाइक कोई चीज़ तीखी है तो वो तीखी है लेकिन टेस्टी है, तो आप उसे क्या बोलोगे, कोई चीज़ अगर तीखी है और टेस्टी भी है तो आप उसे क्या बोलोगे, शार्प स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, ठीक है, यही बोलोगे ना। तो उसको डिफाइन करने के लिए आप इस तरीके से उसका यूज़ करोगे, और इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स इसके मीनिंग जो है होते हैं। पंजेंट का मतलब होता है सीधा सीधा कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्पली स्ट्रॉन्ग है टेस्ट में और स्मेल में, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। डिनर टेस्ट इज इंसिपिड। डिनर कैसा टेस्ट किया है, डिनर टेस्ट इज इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है कि डिनर कैसा टेस्ट जो है किया गया है ये हमें बताना है। तो इंसिपिड का मतलब होता है फीका, यानी कि बेस्वाद, यानी कि जिसमें स्वाद ना हो, दैट इज़ कॉल्ड इंसिपिड, ठीक है। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, जिसमें स्वाद ना हो। और जैसे कि मैंने आपको अगेंस्ट बताया, तो अगेंस्ट का मतलब भी होता है जिसमें स्वाद ना हो। इसके अलावा अगेंस्ट का मतलब मैंने आपको दूसरा वाला बताया था, डर, यानी कि भूत से डर जाना या किसी और चीज़ से डर जाना, उसका मतलब भी होता है अगेंस्ट। तो अगेंस्ट के दो मीनिंग हुए, एक तो फूड के सेंस में, फूड के सेंस में मतलब टेस्टहीन, मतलब टेस्टलेस, एंड जो मैंने आपको दूसरा वर्ड बताया जैसे कि इंसिपिड, यानी कि टेस्ट लेस होना किसी चीज़ का, यानी कि लेकिंग फ्लेवर
इंसिपेंट होना किसी चीज़ का, स्टमक लेस होना, कैल्शियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। और ये क्या होता है, एज एन एडजेक्टिव इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कैविल। कैविल का मतलब होता है क्या, कैविल का मतलब होता है दोष ढूंढना, यानी किसी में, अगेन जैसे कि मैंने आपको एक वर्ड पीछे बताया था जिसका मतलब था क्या, जिसका मतलब था दोष ढूंढना, यानी किसी में क्या करना, गलतियां ढूंढना। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक वर्ड बताया जिसका मतलब भी सेम यही था, किसी के अंदर गलतियां निकालना, यानी कि कार्पिंग। कार्पिंग मैंने आपको कराया था ना। कार्पिंग का मतलब भी क्या था, कार्पिंग का मतलब था फाइंड फॉल्ट, यानी किसी में क्या करना, गलतियां निकालना, उसे कहते थे कार्पिंग, राइट। सो इसी तरीके से हमने जो वर्ड अभी करा रहे हैं उसका मतलब होता है कैविल का मतलब क्विबल, यानी कि दोष ढूंढना, किसी में गलतियां निकालना। ओके, अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लेन, यानी किसी को, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन आपने वर्ड सुना है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन मतलब किसी को तो रोक देना बीच में, यानी कि किसी के ऑब्जेक्शन हम एक तरह से उसे भी बोल सकते हैं कि आप किसी के काम पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, यानी कि किसी के काम पर उंगली उठा रहे हो, ठीक है, उसमें दोष ढूंढ रहे हो, उसमें गलतियां ढूंढ रहे हो, उसे भी कहते हैं ऑब्जेक्ट। एंड कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, ठीक है। इसके अपोजिट वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट एंड एग्री। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एग्री का मतलब भी होता है स्वीकार करना। अब देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होता है, दिस इज नॉट द टाइम टू कैवल अबाउट प्रिटी डिटेल्स। दिस इज नॉट द टाइम टू कैवल अबाउट प्रिटी डिटेल्स, यानी कि ये टाइम सही नहीं है पेटी डिटेल्स पर कैवल करने का, यानी कि गलतियां ढूंढने का, ठीक है। सो ये कोई परफेक्ट टाइम ना होना गलतियां ढूंढने का, उसके सेंस में यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है। एंड यहाँ पर कैसे हम कैविल का यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर टू वी आर यूजिंग कैविल एंड आफ्टर टू वी यूज वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। सो कैविल यूज्ड हियर एज अ वर्ब। In this way you can also use cavil in your sentence. Okay, चलिए नेक्स्ट वर्ड है castigate. castigate का मतलब होता है सजा देना, यानी कि किसी को क्या करना, पनिश करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कास्टिगेट। किसी को पनिश कर रहे हो आप, तब उसे क्या कर रहे हो, कास्टिगेट कर रहे हो। एंड बीरेट का मतलब भी होता है कास्टिगेट करना, यानी कि एक तरह से सजा देना किसी को, ठीक है। सो बीरेट का मतलब भी होता है किसी को कास्टिगेट करना, यानी कि सजा देना। इसके अलावा बीरेट का मतलब होता है गाली देना। सो गाली देने का मतलब भी होता है बीरेट, और धमकाना, किसी को जोर से डांटना, स्कॉल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, दैट इज कॉल्ड बीरेट। आप किसी को स्कॉल्ड कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, डांट रहे हो, उसे कहते हैं बीरेट करना, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चेष्टन का मतलब समझ लीजिए, चेष्टन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को दंड देना, यानी कि किसी को सजा देना, ठीक है। अगेन जो मैंने आपको कास्टिगेट का मतलब बताया था सजा देना, वही मतलब होता है चेष्टन का, ठीक है। यानी कि हैव अ रेस्ट्रेनिंग और मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन, यानी किसी पर एक तरह की रोक लगाना, ठीक है, अनुशासन करना, सजा देना, दंड देना, दैट इज कॉल्ड चेष्टन, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चेष्टन हो गया इसका, और चेष्टन के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, सबड्यू, हम्बल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब देखिए कास्टिगेट का मतलब मैंने आपको बताया पनिश करना होता है, बीरेट का मतलब भी आपका डराना होता है, और इसके अलावा सज़ा देना होता है, डांटना होता है। चेस्टन का मतलब भी होता है यही दंड देना, यानी कि सज़ा देना। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, एक्सोनरेट एंड फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है सीधा सीधा आप किसी को क्षमा कर रहे हो, यानी कि उसकी गलतियों को क्या कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो, यानी कि भूल जा रहे हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्षमा कर देना, फॉरगिव कर देना। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को, अगेन वही सेम मीनिंग जो कि फॉरगिव का होता है, यानी कि किसी को आरोपों से मुक्त कर देना, किसी को जो भी उस पर चार्जेस लगाए गए हैं उनसे मुक्त कर देना, फ्री कर देना, दैट इज कॉल्ड एक्सोनरेट। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। द टीचर कास्टिगेटेड हिम फॉर हिज इनकम्प्लीट होमवर्क। टीचर ने क्या किया, टीचर ने उसे कास्टिगेट किया। क्यों कास्टिगेट किया, उसके इनकम्प्लीट होमवर्क की वजह से। कास्टिगेट करना मतलब पनिश करना, ठीक है। सो टीचर ने उसे कास्टिगेट किया उसके इनकम्प्लीट होमवर्क की वजह से। इन दिस सेंस वी कैन यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस, एंड एज यू कैन सी आफ्टर सब्जेक्ट वी आर यूजिंग कास्टिगेट, एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी डू यूज अ वर्ब। यहाँ पे हम वर्ब की तरह इसका यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप भी इसका सेंटेंस में यूज़ करके खुद से कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, और अब मैं कराती हूँ आपको इन सभी वर्ड्स का रिवीजन। कंसीड का मतलब मैंने आपको बताया था स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्ट करना, और ये क्या होता है, वर्ब होता है। कॉन्करेंस का मतलब मैंने आपको बताया था अनैनिमिटी, यानी कि लोगों का एक ही
मत पर होना, यानी कि सभी लोगों का एक ही बात पर सहमत होना, अलग अलग ना होना, उसे कहते हैं अनएनिमिटी, उसे कहते हैं कॉन्करेंस। और ये क्या होता है? नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था कार्पिंग। कार्पिंग का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट, यानी कि गलतियां ढूंढना, उसे कहते हैं कार्पिंग, उसे कहते हैं कार्पिंग। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब मैंने आपको बताया था इम्पोज, यानी कि किसी पर इम्पोज करना, किसी चीज़ को, किसी काम को थोप देना, उसे कहते हैं ऑर्डेन करना। या फिर किसी को एक तरह से कोई दर्जा देना, जैसे कि प्रीस्ट का दर्जा हो गया, किंग का दर्जा हो गया। ठीक है। किसी पर कोई जिम्मेदारी डालना। जिम्मेदारी कैसे डाली जाती है? किसी को राजा बना के, किसी को प्रीस्ट बना के। दैट्स वाई ऑर्डेन का मतलब होता है जिम्मेदारियां डालना, यानी कि थोप देना, एक तरह से आज्ञा देना। ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होता है? इम्पोज, मतलब इसका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। और ये क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, यानी कि किसी राज्य का या फिर किसी पर्सन की जो इनकम है उसमें, ठीक है, क्या हो जाना? पतन हो जाना, डाउनफॉल हो जाना, कमी आ जाना, गिरावट आ जाना, एकदम से किसी चीज़ का, जैसे कोई राजवंश है उसका खात्मा हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिबैकल। ओके। और ये क्या होता है? नाउन होता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है हंगामा। कैसा हंगामा? हिंसा वाला हंगामा, वायलेंट वाला हंगामा, यानी कि वायलेंस वाला हंगामा, यानी कि एक तरह से हिंसा हो जाना, उसे कहते हैं रैम्पेज। और इसके मीनिंग क्या होता है? बिंज। बिंज का मतलब भी यही होता है, हंगामा हो जाना। और ये क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था डीरेंज्ड। डीरेंज्ड का मतलब था मैड, यानी कि पागल हो जाना, क्रेजी हो जाना, इंसेन हो जाना, उसे कहते हैं डीरेंज्ड। ठीक है। यानी कि कोई पर्सन जो कि अनमैनेजेबल हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डीरेंज्ड। ओके। और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है हॉरिफाइड, यानी कि कोई चीज़ जो कि डरावनी हो। इसके अलावा अगेंस्ट का एक और मीनिंग होता है कोई चीज़ अगर टेस्टलेस हो। एंड ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। अगेंस्ट इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आई डिस्कस्ड कैविल। कैविल का मतलब होता है क्विबल, यानी कि किसी में दोष ढूंढना। जैसे कि हमने कार्विंग का मतलब बताया था, किसी में दोष ढूंढना, उसी तरह कैविल का मतलब होता है किसी में दोष ढूंढना, यानी किसी में गलतियां निकालना, दैट इज कॉल्ड कैविल। और ये क्या होता है? वर्ब होता है। नेक्स्ट होता है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है सजा देना, यानी कि टू पनिश करना किसी को, उसे कहते हैं कास्टिगेट। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। कास्टिगेट का मतलब होता है सजा देना, और ये वर्ब होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कर लिया है, सभी वर्ड्स को समझ लिया है और उनका फिर रिवीजन भी कर लिया है। अब आपको क्या करना है? टाइम टू टाइम इन सभी वर्ड्स का रिवीजन करते रहना है, जिससे कि आप इन्हें कभी ना भूलो। एंड मैंने सोचा है कि मैं एक दिन एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी, जैसे कि कल या परसों में एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम जितने भी वर्ड्स पढ़ते हैं 1 वीक के अंदर, ठीक है, 1 वीक के अंदर हम डेली वोकैब करते हैं। और जैसे कि एक वीक कंप्लीट होता है, वैसे ही मैं उस वीक की सारी वोकैब एक ही वीडियो में कवर करा दूंगी। उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। जैसे हम डेली जो वोकैब करते हैं ना, तो वीक फिनिश होते ही मैं उस वीक की सारी वोकैब एक ही वीडियो में आपको रिवाइज करा दूंगी। इससे क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। सारी वोकैब जो है हमारी एक ही बार में रिवाइज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने की। एंड अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर एंड चैनल पर। ग्रुप में क्विजेस होती है, क्विजेस अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं एंड अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट करके कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए वीडियो को, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। एंड अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू। इसके अलावा मैं 5 PM पर लाइव आती हूँ। लाइव क्विज सेशन हम अटेंड करते हैं 5 PM पर। सो अगर आपने वो 5 PM वाला लाइव सेशन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप आ जाया कीजिए। 5 PM पर लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है। सो मैं बिल्कुल टाइम से आ जाती हूँ 5 PM लाइव सेशन में। आप भी 5 PM लाइव सेशन पर टाइम से आ जाया कीजिए। सो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसमें सभी बच्चे आंसर्स करते हैं, आप भी आंसर किया कीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप सभी के बीच में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, क्या आपकी पोजीशन है। ठीक है। सो आप आ सकते हैं 5 PM लाइव पर। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।